अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक बार फिर स्वागत है सोफ़ियाज़ लाइफ़स्टाइल में आपका। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइज़, आप लोग मेरा थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ आपसे। आज के व्लॉग में सिर्फ मैं बात ही करूँगी, मैं कुछ इस पे दिखा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसी क्लिपिंग्स डाल दूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ ये जो भी कुछ मैटर हुआ है ये मुझे आप लोगों से शेयर करना है। तो जैसा कि आपको पता था कि लास्ट व्लॉग में मैंने ये बताया था कि आबिस अपने कहीं गए हुए हैं, तो मैंने यही बताया था कि आबिस उत्तराखंड गए हैं। तो वो गए थे मंडे में गए थे और आज वेडनेसडे है जिस दिन मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। लेकिन मंडे में सब कुछ गए वो ठीक से, रात में वहाँ लेटे भी, स्टे भी करा उन्होंने, वहाँ पे सब कुछ था। नेक्स्ट डे ट्यूसडे में फिर उनको ट्रैवल करना था, तो मेरी दिन भर उनसे बात नहीं हो पाई, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जब वो ट्रैवल करते हैं तो मैं उनसे ज़्यादा कांटेक्ट रखती नहीं हूँ। तो वो शाम को जब फ्री हुए तो वो जब उनका मेरे पास कॉल आया, सबसे पहले उन्होंने मुझे 8 बजे की, पौने 8 बजे के करीब उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया। तो जब मैंने वीडियो कॉल किया तो मैंने देखा कि वो गाड़ी में बैठे हुए थे और वो मेरे से बात कर रहे थे। तो बात करते करते फिर क्या हुआ कि बोले रुक जाओ मैं तुम्हें नॉर्मल कॉल करता हूँ। फिर हम लोग नॉर्मल कॉल पर बात करने लगे। फिर मैं उनसे बोली कि ऐसा है, ज़रा व्हाट्सएप पे आओ, मुझे कुछ दिखाना है, मैं तुम्हें कुछ सेंड कर रही हूँ। तो वो बोले अच्छा ठीक है। तो फ़ोन कट गया, तो मुझे लगा कि शायद अभी व्हाट्सएप पे आएंगे, इसलिए इन्होंने फ़ोन कट कर दिया। जैसे ही मैं व्हाट्सएप पे गई, मैंने मैसेज सेंड किया तो वो डिलीवर नहीं हुआ, सिर्फ सिंगल टिक आया। तो मुझे लगा उत्तराखंड है, माउंटेन एरिया है, तो हो सकता है कि रेंज नहीं हो, नेटवर्क नहीं हो। मैंने कहा चलो आधे पौने घंटे के बाद चेक कर लूँगी। इतने में मैं अपने काम में लग गई। आधे पौने घंटे के बाद मैंने देखा, कॉल की तो फिर से कॉल लगी नहीं उनकी, वो डायरेक्ट स्विच ऑफ बता रहा था मोबाइल उनका। फिर मैंने क्या करा, जिस अपने एक फ्रेंड की वो गाड़ी लेके गए थे, तो मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा आप इसके साथ जो गए हैं उनका नंबर होगा आपके पास, उनका नंबर दे दीजिए, उनके नंबर पे एक बार ट्राई कर ले, बात हो जाती है तो ठीक है। उनका नंबर उनके पास था नहीं, उन्होंने भी किसी से लिया, जिससे लिया तो उन्होंने भी सेम बात बोली कि लास्ट में रात 8 बजे बात हुई थी, उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं है, वो लोग होटल देख रहे थे स्टे के लिए। अब सेम टाइम दोनों का मोबाइल ऑफ, घबराहट शुरू। अब घबराहट का ये आलम था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि रात के 9 साढ़े 9 बजे मैं करूं क्या, किसको बोलूं। सासू माँ को बोल नहीं सकती क्योंकि वो उनका बीपी हाई लो की उनको प्रॉब्लम है, तो उनका बहुत जल्दी बीपी हाई या लो हो जाता है, उनकी अलग तबीयत ख़राब हो जाती। मैंने भी किसी को बोला नहीं। फिर जब 1 डेढ़ घंटा हो गया, मुझे अकेले बैठे बैठे मोबाइल ट्राई करते करते वो स्विच ऑफ बता रहा, मेरा रोना शुरू हो गया। खैर जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। संभालने के बाद फिर मैं अपनी ननंद के पास गई। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं और नंद साथ में रहते हैं। तो मैं उसके पास गई, उसको जाके मैंने सब कुछ बताया, वो भी घबरा गई। अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा हम करें क्या। फिर मैंने दोबारा से उनको कॉल करी जिनकी कार थी। मैंने कहा आप ऐसा है, वो थे कहाँ, लोहाघाट में थे, उनकी लास्ट लोकेशन हम लोग को पता थी कि वो लोहाघाट में है और स्टे के लिए कोई होटल देख रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आप थाने कॉल कर दीजिए, कुछ जो भी कुछ होगा पता चल जाएगा, कुछ इंक्वायरी होगी, कुछ हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना, 2 ढाई घंटे गुजर चुके थे। तो वो बोले कि अरे नहीं आप चिंता मत करिए, सब ठीक है सब ठीक है। तो लेकिन मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने लोहाघाट थाने 10:30 बजे कॉल करी। मैंने उनको बोला कि मेरे हस्बैंड 2-3 दिन की ट्रिप पे गए थे और उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, जो साथ में है उनका भी सेम टाइम पे मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप प्लीज़ उनकी लोकेशन वगैरह ट्रेस करिए कि वो कहाँ हैं। तो वो मुझसे बोलते मैडम इस टाइम तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब आप सुबह कॉल करिएगा, सब कुछ बंद है। मैंने कहा सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, सुबह कॉल करूँ मैंने कहा मुझे अभी बताइए। तो खैर उन्होंने गाड़ी नंबर और मेरे हस्बैंड का नंबर और जो साथ में एक और थे उनका नंबर वगैरह सब नोट किया, बोले हम आपको बताते हैं। खैर वहाँ पे 10:30 बजे मैंने उनको बोला, उसके बाद मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब मुझे घबराहट और होने लगी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कि अब क्योंकि टाइम हो चुका था 11:30-12 बजे का टाइम हो चुका था, 3-4 घंटे बीत चुके थे। तो मुझे लगा किसी बड़े को तो अब मुझे इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा न, सास को नहीं बताऊंगी, वो घबरा जाएंगी। तो फिर मैंने अंकल को कॉल किया, आप इसके चाचा को कॉल किया। मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई, वो भी घबरा गए। फिर उन्होंने फिर कॉल किया, इधर उधर फिर कॉल्स होने लगी। आपको पता है कितनी पैनिक हो जाने वाली सिचुएशन है, लेकिन फिर उसको अपने आप को काल्म भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ, मैं आपको लास्ट में इसका कंक्लूजन भी बताऊँगी। खैर 12:30 बजे के आसपास
कोई रिस्पांस नहीं आया, पुलिस थाने से भी कोई कॉल बैक नहीं आई कि कुछ पता चले। और उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि मैडम आप निश्चिंत रहिए, हमारे यहाँ कोई कार एक्सीडेंट, कोई घटना की कोई खबर नहीं आई है। तो दिमाग और ख़राब होने लगा कि यार तो गए कहाँ, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, फिर 1-1:30 के करीब मैंने एसएचओ को कॉल लगाई, लोहाघाट एसएचओ को, उनके मोबाइल नंबर पे। तो उन्होंने कॉल रिसीव करी, बोले मैम बताइए, ये वो सब कुछ पूछा उन्होंने मुझसे। मैंने बोले मैम आप कॉल करिए। मैंने कहा सर मैंने 10:30 बजे के करीब थाने कॉल किया था, लेकिन वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैं अब आपको कॉल कर रही हूँ। तो फिर खैर उन्होंने नंबर लिया, गाड़ी नंबर लिया, सब कुछ लिया। बोले ठीक है मैम आपको अभी बताता हूँ। तो बेचारों ने रात में पता नहीं कैसे कैसे करके इतना कर दिया कि उन्होंने लोकेशन मुझे बता दी आप इसकी कि लास्ट लोकेशन कहाँ है। तो मैंने उनको कॉल किया था, लोहाघाट में थे वो, जिन एसएचओ को कॉल किया था, और मुझे ये पता था कि लास्ट लोकेशन आप इसकी लोहाघाट है, उत्तराखंड। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया, बोले मैडम इनकी लास्ट लोकेशन डीडी हाट है, पिथौरागढ़, यानी कि लोहाघाट से भी 7-8 घंटे आगे का 7-8 घंटे आगे की लोकेशन उन्होंने मुझे बताई। अब मेरे हाथ पर और फूल गए, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं करूं क्या। फिर मैंने उन्हीं सर से मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपने इतना कर दिया, आप मुझे एसएचओ पिथौरागढ़ डीडी हाट में जो है उनका नंबर और दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे थाने का नंबर दिया और एसएचओ का नंबर दिया, मोबाइल नंबर। वहाँ पे मैंने कॉल करी। मैंने कहा थाने वाने को तो छोड़ो, उनको कॉल नहीं करते, डायरेक्ट मैंने एसएचओ को कॉल करी। एसएचओ को कॉल करी, मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई। मैंने कहा लास्ट लोकेशन पिथौरागढ़ की आ रही है, डीडी हाट की, और सर आप मुझे नहीं पता कि वो किस होटल में स्टे करा है उन्होंने, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता सर। 8 बजे से ये टाइम हो गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझे गाड़ी का नंबर, अपने हस्बैंड का नंबर, सब कुछ बताइए डिटेल। मैंने उनको सेंड करी। बोले चलिए हम होटल्स में चेक करवाते हैं क्या मसला है, कहाँ है इस नंबर की गाड़ी, कहाँ स्टे करा है, क्या है, सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो ये सब होते होते तकरीबन 1:45 हो चुका था, और 1:45 बजे तक, 8 बजे से 1:45 बजे तक जिस जगह मैं बैठी थी मैं वहीं बैठी रही। सर में इतना दर्द, और मेरे घर वाले मुरादाबाद में अलग परेशान। मैंने वहाँ मम्मा को कॉल करी, डैडी को कॉल करी, सबको बताया। वहाँ मेरी सिस्टर है फेरी अलीगढ़ में, वहाँ उनको कॉल करी, मिसबा को कॉल करी, मैंने सबको बताया। सब इतने परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो 15 मिनट के बाद 2 बजे मैंने अपने मोबाइल पे मैसेज देखा कि जो मेरे हस्बैंड है इज़ नाउ अवेलेबल टू टेक योर कॉल्स। तब मेरे जान में जान आई। तब मैंने उनको फ़ौरन कॉल किया और मैंने पूछा कहाँ थे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही था कि अब तक कहाँ थे। उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, क्योंकि जैसे ही उनके नेटवर्क्स आए उसके बाद सब ने उन्हें धड़ाधड़ कॉल करना शुरू कर दी। वो परेशान हो गई, ये हुआ क्या अचानक से। खैर मैंने कहा कि तुम अभी फ़ोन रखो। मैंने सबसे पहले एसएचओ को कॉल किया। मैंने कहा सर मेरा कांटेक्ट हस्बैंड से हो चुका है, और बस मैंने उनको थैंक्स किया। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी। तो उन्होंने बताया कि बात करते करते 8 बजे जो नेटवर्क गया है वो नेटवर्क अब 2 बजे आया है। 8-9 घंटे का डिफरेंस, और नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मेरे तो ये समझ नहीं आया कि नेटवर्क क्या है यार। नेटवर्क हम लोगों के भी जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि मतलब बिल्कुल ही गुप्त। उसके बाद जो आप इसके साथ गए थे, मैंने उनके नंबर पे भी बहुत सारी कॉल्स की थी, मेरे घर वालों ने भी, तो उनका भी मेरे पास कॉल आया कि कौन बोल रहा है, ये वो। मैंने कहा सर मैं आपके साथ जो गए ना उनकी वाइफ बोल रही हूँ, ऐसी ऐसी बात है। बोले अच्छा ठीक है। बोली मैडम नेटवर्क नहीं थे। तो बस ये थी सारी कहानी। वो 8-9 घंटे मेरे कैसे गुजरे हैं बस मैं ही जानती हूँ उसकी क्या हालत थी मेरी। फिर उसके बाद जब बात हो गई तब जाके सांस में सांस आई है मेरी। और हमारे हस्बैंड को जनाब कुछ पता ही नहीं, वो आराम से सो रहे थे। तो बहरहाल ये थी सारी कहानी। कल का बस ऐसा ही मेरा दिन गुजरा, और आज है वेडनेसडे और इस वक्त शाम हो रही है, और मेरे हस्बैंड आज आ जाएंगे। तो बस यही थी मेरी कहानी। और बस मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें पैनिक नहीं होना है। पता नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है ना तो उसमें मेरा माइंड गुप नहीं होता है और एक्टिव हो जाता है। पता नहीं क्यों, या तो मैं बहुत ज़्यादा क्राइम पेट्रोल और ये सब चीज़ें देखती थी इसकी वजह से कि शायद मेरा माइंड एक्टिव हो जाता है कि मुझे ये होता है कि अरे नहीं इसको कॉल करो, उसको कॉल करो। और यहाँ तक कि मैं ये सोच रही थी कि मैं जियो को कॉल करूँ कि वहाँ पे नेटवर्क क्या, ये सब मतलब मेरा माइंड एक्टिव था। किसी किसी का होता है ऐसी सिचुएशन आती है कि उनका माइंड काम करना बंद कर देता है, कि तो ऐसा नहीं है। हाँ घबराहट है, वो अपनी जगह है, लेकिन माइंड को रिलैक्स रखिए और सोचिए कि अब इस चीज़ का हल क्या निकल सकता है। तो
मेरे पास किसी का नंबर नहीं था। मेरे पास मेरे माइंड में है कि मैं सारे होटल्स में चेक करूं और सबको कॉल करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा होटल्स में कहाँ तक कॉल करूंगी, और इतने ढेर होटल होते हैं। फिर मैंने थाने कॉल करी, एसएचओ को कॉल करी, फिर वहाँ तो थोड़ा थोड़ा मतलब इंसान को तसल्ली भी हो जाती है कि हाँ चलो किसी से बात हो रही है। अब हाथ पे हाथ बैठ के घर में घबराना बैठना, तो ये सब नहीं, आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। बस गैस, बस इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफ़िज़। और प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।